हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि डेली 6 बजे आपसे मिलते हैं, जहां हम पीआईबी और आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आप सो यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेसिकली हम लोग कुछ आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल्स में हम लोग आज आप लोग को बेसिकली पता होता है कि इसमें हम लोग प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग हम लोग जो आर्टिकल्स से कवर करते हैं। और आई होप कि आप सभी लोग ज्वाइन कर चुके होंगे और थोड़ा सेशन को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ सके। तो कल हम लोग कुछ आर्टिकल्स बात किए थे, आई होप कि कल के पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कुछ नए आर्टिकल्स करने वाले हैं। और आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जो पीडीएफ है वो मिल चुका होगा पूरे मंथली मैगजीन का। तो अगर जो लोग नोट्स नहीं बनाए वहां से नोट्स बना सकते हैं, और जो लोग बना चुके हैं वो लोग थोड़ा अपडेट कर लेंगे, कुछ चीजें छोटी तो नहीं है ना। ठीक है, ताकि 1 दिसंबर से आपको जो चीजें मिलने मिलेगी ये आपके लिए इसके अलग से थोड़ा पार्टीशन करके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको मंथली मैगजीन की तरह ही आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है ये आपका पेपर 3 से है, जीएस पेपर 3 से है। और पेपर 3 के रिगार्डिंग कुछ बातें ये है कि इसमें सिलेबस के जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये कि इसमें इकोनॉमिक्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, इसमें आपके साइंस एंड टेक भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है। तो इसमें इतने सारे सिलेबस के पार्ट है और उसके भी अंदर भी टॉपिक्स पे टॉपिक्स हैं। तो पेपर 3 के जो टॉपिक्स है ये बहुत वाइड रेंज में है ना। तो उसी सीक्वेंस में हमारे पास में एक आर्टिकल्स आया है जो कि सेंट्रल डिपोजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में है। ये क्या है, क्या नई चीजें हैं, इसको समझते हैं बिल्कुल एक आसान शब्दों में। और कोशिश करेंगे आज के हम लोग 4 से 5 में 6 आर्टिकल्स को कवर करने का। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास में बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि आज ये जो टॉपिक्स है इसी के आर्टिकल्स आपको मिलने वाले पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 में ये आपका टॉपिक कवर होगा। क्या है कॉन्टेक्स्ट, खबरों में क्यों है। खबरों में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड या सीडीएसएल बोल सकते हैं शॉर्ट में, ने हाल ही में अपनी कुछ आंतरिक मशीनों पर साइबर हमले का पता लगाया है। यानी कि इनके कुछ इंटरनल जो मशीन है उस पर साइबर अटैक का जो एक चांसेस है, एक जो बोल सकते हैं एक चीज है, वो आपको दिखाई दिया है इसमें। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो सी डी सी एल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तब आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये बॉडी क्या है, ये लिमिटेड, ये चीजें है क्या पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा हम जाते हैं कुछ एग्जांपल में। अगर आपने कभी बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, जन धन हो चाहे जो भी सिंपल हो, है ना, तो आपने ओपन करवाया होगा सेविंग अकाउंट, है ना, बचत खाता, या फिर इसको बोलिए सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट जो है ना, बैंक अपने यहाँ इस अकाउंट को ओपन करती है। लेकिन जब आप शेयर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं शेयर मार्केट, तो उसमें आपको
उसके भी अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो अकाउंट होता है ना, जैसे यहाँ के लिए सेविंग अकाउंट हो गया, लेकिन शेयर मार्केट के लिए शेयर आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट, ठीक है। आप इसमें पूछ सकते हैं, सर इसमें क्या डीमेट अकाउंट में जो शेयर होता है क्या वो खरीद सकते हैं, ठीक है, क्या बेच सकते हैं इसको? यस, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लास्ट में एक पूरा डिवीजन कर लेंगे, एक अंतर जो है डिफरेंसेस वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि बैंक में और डिपॉजिटरीज में, है ना, यानी कि सिंपल सी बात ये है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, और कुछ 4 से 5 पॉइंट हम बात करने वाले उसमें। लेकिन फिलहाल तो अभी ये समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी इसका मीनिंग क्या होता है। डीमेट अकाउंट की आपको नीड होती है खासकर इसके लिए, शेयर मार्केट के परचेज और सेल के लिए। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये डीमेट अकाउंट आया क्यों, किस तरीके से आया, ये थोड़ा लिंक है यहाँ से। अब सुनिए ध्यान से, इसके पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले आपका सब कुछ जो शेयर मार्केट में आप खरीदते थे कुछ चीजों को, आपने मूवी देखी होगी या एक शायद वो भी नहीं था, वेब सीरीज था, तो उसमें आप जब खरीद रहे शेयर मार्केट में शेयर, तो वो एक फिजिकल फॉर्म में था, यानी पेपर फॉर्म में होता है। और पेपर के फॉर्म में आप कब तक उसको रखे हुए, 3-4 साल हो चुका है, वो पेपर हो सकता है कहीं फट जाए, लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो उस सिचुएशंस में क्या हो सकता है ना, कि आपके पास जो शेयर मार्केट के जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स, वो तो वेस्ट चले गए, और उसी की तो वैल्यू है ना, उसी की वैल्यू है, और वो पूरा वेस्ट चला गया। तो इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिकली इस चीज को इशू की जाएगी। जैसे आपके पास बैंक अकाउंट में आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपके पास भी होगी, है ना। नेट बैंकिंग अगर आपके पास आप नहीं यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा आप पीछे चल रहे हैं समय से। तो वैसे हर एक बैंक अपने साइड से बैंक जो नेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इवन कि वो लोग अपना अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर चुके हैं। एसबीआई के एसबीआई योनो है, आईसीआईसी का भी है, सब इस तरह हर बैंक का अपना अपना एप्लीकेशन भी है। तो एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी जो बैंक को उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, उस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। अपने ही पैसे हो, बैंक को नहीं, ठीक है। आपने आपके पास जो पैसे हैं आप उसको खर्च कीजिए, उसको आप एफडी कीजिए, आप कर सकते हैं एप्लीकेशन से। तो ये आपके पास में फैसिलिटी होती है। तो ये चीज़ें जब बाद में कन्वर्ट किया गया फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया गया, तो इसका एक नाम दिया गया, क्या? डीमेट। क्योंकि अब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है, फिजिकल तो है नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक जब किया गया तो इससे आपको बैंकों में, अब ये भी जिम्मेवारी बैंक को दी गई कि शेयर मार्केट के लिए आप खरीद रहे हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अकाउंट ओपन किया जाएगा। और आई होप कि जो लोग शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा आइडिया रखते हैं आप में से, तो उन्हें मालूम होगा कि बैंक के पास हमें डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आई होप कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे इस छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। छोटा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक पॉइंट रहा। अब इसके लिए डीमेट अकाउंट को डीमेट अकाउंट को जो रेगुलेट करेगा इसको, जो पूरा नियंत्रण इस चीज़ को करेगा, वो आपका जो बॉडी है ना, देखिए बैंक में तो ओपन होता है, लेकिन जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या है, ये टॉप में बैठी होती है, ये बैंकों का बैंक होता है ना? बैंकों का बैंक आरबीआई। उस तरीके से शेयर मार्केट में जो भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है, तो इसके लिए यहाँ पर सीडीसीएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये बॉडी है। ये शेयर मार्केट में जो बैंक में जो परचेज सेलिंग जो चलता रहता है, इसको ये मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। बैंक में अकाउंट ओपन होता है, लेकिन इसके ऊपर एक बॉडी कौन सी है? आरबीआई की तरह है, लेकिन ये आरबीआई से बड़ी नहीं है। आरबीआई आरबीआई की तरह है, जो कि शेयर मार्केट से ओनली डील करती है, बस शेयर मार्केट से। तो ये आपका इसमें हो गया सीडीसीएल, ठीक है। ये छोटा सा बात समझ में आपको आ गया होगा। टफ है टॉपिक, टॉपिक बहुत ऐसा नहीं कि आसान टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि टेक्निकल होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता आसानी से। कोई बात नहीं, लेकिन आसानी आसानी से हम समझा रहे हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल एक लैंग्वेज से हम समझा रहे हैं, और आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट? कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी। देखिए, ये जो शेयर मार्केट है या फिर शेयर आपका, देखिए शेयर मार्केट जो है ना, इसको कंट्रोल जो दो मार्केट की बात करते हैं। एक तो आपका एनएसई एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1996 में ये बना गया था सबसे पहला। इसके बाद भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है। और इसको इस दोनों के रिगार्डिंग क्या शेयर मार्केट की वैल्यूज होगी, किस तरीके से आगे प्रोसीड होगा, कैसे फंक्शन करेगा, ठीक है। शेयर मार्केट में किसका प्राइस क्या होने वाला है, फिर कौन सा जो आइटम्स है, कौन सा जो गुड्स है, सामान है, वो शेयर मार्केट में आने वाला है, क्या प्राइस होने वाला है, ये सीडीसीएल दिखता है। ये तो मार्केटिंग एनएससी
वहाँ पर लिस्टेड होती है, एनएसए में सामान लिस्टेड होती है, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें, इवन की एक एप्लीकेशन भी है, अभी तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक हमारे हमारे प्रिय टीचर थे, सर थे, जो कि अभी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? तो वो मतलब अपनी पूरी जो एनर्जी है, पूरा जो दिन है, उसमें देते थे। एक कोई ग्रो ऐप करके है, उसमें। तो इंग्लिश मीडियम और मेरे ख्याल से लगता है कि मतलब फ़ोकस्ड फैकल्टी नहीं थे और चीज़ें क्लोज़ हो गई, है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है सरकार पंजीकृत शेयर डिपॉजिटरी, ये आपका बेसिकली गवर्नमेंट, आप इसको ये मान चलिए कि डीमैट अकाउंट जब ओपन करते हैं तो ये वो उसी तरीके से जिस तरह का जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स सिक्योरिटीज। देखिए, जितने भी सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें या फिर आप बात कीजिए शेयर का, स्टॉक्स का, बॉन्ड की हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, सरकारी जो प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये आपके डिपॉजिटरीज में आएंगे, ये आपके सिक्योरिटीज में आएंगे, जो कि आप इसके जरिए जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आप इसके जरिए कहीं ना कहीं आप सेलिंग परचेजिंग करते हैं। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये भी है, म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स है, इसके भी ये सारे एग्जांपल नीचे वाला जो है ना पॉइंट, ये आपके एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप करते हैं, ठीक है? बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये जितने सारे एग्जांपल है, और इसी को आप शेयर, इसी के शेयर आप परचेज करते हैं, बेचते हैं, फिर से रीपरचेज करते हैं, और इसी को रेगुलेट और कंट्रोल करती है कौन बॉडी? तो सीडीसीएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, ठीक है? तो अभी ये हुआ इसमें कि इसमें एक जो आंतरिक इंटरनल जो इसमें मशीन है, इसमें एक खबर ये है कि इसमें साइबर हमले हुए, साइबर अटैक होने की चीजें सामने आई है। जिस तरीके से पिछले साल की बात है, आई होप पिछले साल की बात है, जब चाइना ने अपने साइबर अटैक के थ्रू से मुंबई की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो कुछ घंटे के लिए उसको होल्ड कर दिया था, मतलब कट ऑफ कर दिया गया था। तो ये भी आपका साइबर अटैक ही है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार हमारे सिलेबस में, यूपी सिलेबस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंस है कि ये चीज, इसका काम क्या होता है। तो ये बेसिकली जो शेयर मार्केट है, जो डीमेट अकाउंट है, सिंपल बात, जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट के रिगार्डिंग ये चीजें अपनी गाइडलाइंस देती है। एनएसए, एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके रिगार्डिंग भी जो सामान होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उसको लिस्टेड करती है, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर पूरी जो डेटा है उसको रेगुलेट करती है। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो कुछ कुछ पॉइंट हम बात किए यहाँ पर ना, शेयर, डिबेंचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूति, बॉन्ड के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत सारे बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में मेरे ख्याल से 8 से 9 बॉन्ड तो हम बात कर चुके हैं, उसके टाइप्स और समझाते हुए। और थंबनेल में आपके टॉपिक भी होंगे, तो उस टॉपिक को देखिए, समझिए उस चीज को, इसलिए थंबनेल में टॉपिक हम मेंशन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए, ये थोड़ा डिफरेंसेस रहा, 4 पॉइंट यहाँ पर है, जल्दी से देख लेते हैं। ये पूरा इंग्लिश से, आई होप कि हम हिंदी से बोलेंगे आप समझ जाएंगे इस चीज को। बैंक का काम क्या होता है? बैंक जो होता है ना, ये बेसिकली फंड, फंड जो होता है ना, फंड को ही ये बेसिकली होल्ड करती है। सेकंड में यहाँ पे ये सिक्योरिटीज यानी कि जो प्रतिभूति है, इसको यहाँ पर होल्ड करती है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये ट्रांसफर जो होता है, यहाँ पर फंड ही ट्रांसफर होता है, ठीक है? और यहाँ पर इसमें जो होता है ट्रांसफर, सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूति होता है, इनकी शेयर मार्केट में शेयर ही होता है, ठीक है? ये तो दोनों आसान था। यहाँ आइए, फैसिलिटीज ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। यहाँ पर जो ट्रांसफर करते हैं ना, विदाउट आप पैसे को हैंडल किए बिना आप करते हैं। देखिए, इसमें आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक वाले में ऑनरशिप का कहीं जिक्र नहीं है, यानी कि जो मालिकाना हक की बात करते हैं उसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन शेयर मार्केट में आपने अपना शेयर बेच दिया, तो कहीं ना कहीं उस शेयर में आपका कहीं ना कहीं कुछ बोल सकते हैं ऑनरशिप भी था, कुछ परसेंटेज ही था, तो आप उसको बेचते हैं। पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे वो बात की बात है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटीज। लास्ट में यहाँ पर है कि ये फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी। ये मनी को फैसिलिटेट करता है, मनी के रिगार्डिंग चीजें बात करती है कि मनी को निकालना है, पैसे विथड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, इसके रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पर बातें चलती है सिक्योरिटीज की, ठीक है? तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है, टू द पॉइंट में आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और ये आपके मेंस में नहीं आएंगे, ये आपके प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल्स पूरा प्री के लिए था। मेंस, यूपीएससी मेंस की बात करें तो इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसा नहीं बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अगर होते भी तो इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा हद तक।
तो वहाँ भी आपको लिखने पड़ते हैं कि रीज़न्स क्या है, तो वो आसान होता है। इकोनॉमिक्स के जो मेंस होते हैं ना पेपर, ये आसान होते हैं प्री के कंपेयर में, लेकिन प्री टफ होता है सबके लिए। इवन हम भी ये मानते हैं और अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि प्री क्वेश्चन टफ होते हैं, मेंस के आसान है। मेंस के आप लिख सकते हैं, लेकिन प्री के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझे नहीं होगा। तो ये आपका प्री के लिए टोटल है। आगे चलते हैं। ये नाम यही है, आप गलत नाम नहीं पढ़िएगा, ठीक है? ये कुटिया है, ठीक है? कुटिया कौन जनजाति है यहाँ पर। ये कुटिया कौन ट्राइब्स के बारे में, जो कि उड़ीसा से बिलॉन्ग करता है, और ये भी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? देखिए, अभी हाल में अभी मिलेट्स को लेकर, मिलेट्स यानी कि आप जिसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं बाजरा का, फिर आपका रागी हो गया, बहुत सारे पॉज़िटिव मिलेट्स भी होते हैं जिसमें आप नाम लेते हैं। कोडो मिलेट्स हो गया, फिर आपका लिटिल मिलेट्स हो गया, बार्न यार्ड हो गया, ब्राउन टॉप हो गया, ये सब आपके मिलेट्स हैं। आई होप कि आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुने होंगे तो आप सर्च करना कि पॉज़िटिव 5 मिलेट्स। तो 5 मिलेट्स पॉज़िटिव होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल करने का मतलब क्या हुआ कि ये आपके एक तो मिलेट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े-से वो हेवी होते हैं, लेकिन कुछ मिलेट्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, है ना? बहुत कम वाटर में भी वो चीज़ें क्रॉपिंग हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर कि जैसे बाजरा हो गया और रागी हो गया, ये सारे आपके जो है ना, ये हेवी मिलेट्स हैं। तो यहाँ पर जो मिलेट्स है, मिलेट्स में इसमें खासकर रागी को लेकर, और कोडो मिलेट्स एक होता है, कोडो मिलेट्स। कोडो वही मिलेट्स है जो कि अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो भगवान जो बुद्ध हैं, इस टाइम में वो एनलाइटनमेंट हुए थे, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध ट्री के पास में। तो सबसे पहले आप मालूम बुद्ध पूर्णिमा था, तो एक फीमेल, एक लड़की, वो लड़की नाम आप कमेंट कर देंगे, जो खीर ला के देती है। जो खीर होता है ना, वो आपका कोडो जो चावल होता है उसी का होता है। कोडो मिलेट्स नहीं, वो चावल ही है। ठीक है, मिलेट्स बोलते हैं हम लोग। तो कोडो ही होता है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वही चावल है जो आज का चावल है। ठीक है, चलिए। तो जीएस पेपर 2 में ये आपका कवर होगा, ट्राइब्स का एरिया। ट्राइब्स का चीज़ हम लोग पेपर 1 में भी देख सकते हैं। लिंक हर जगह है। पेपर 3 में नहीं करना, पेपर 1, पेपर 2 में कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 1 में आपका सोसाइटी पार्ट है। तो सोसाइटी यानी जो समाज है, उससे आपका लिंक हो जाएगा। और पेपर 2 में क्योंकि यहाँ पर अ, जो पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी में भी आपको मालूम है ट्राइबल एरियाज़, इसमें भी ट्राइब्स के रिगार्डिंग चीज़ें आर्टिकल्स गिवन है, या फिर सोशल जस्टिस का पार्ट है, वहाँ से वही हो जाएगा। तो यहाँ पर उड़ीसा में कालाहांडी और खंडमाल, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर, ये उड़ीसा में, ठीक है? ये उड़ीसा में जहाँ 2 चीज़ें, 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये आपकी जो जनजाति के बारे में अभी चीज़ें बाहर निकल के आई। क्या हुआ? क्योंकि ये मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मिलेट्स का यूज़ करना चाहिए, मिलेट्स का यूज़ इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है ना, थोड़ा हम आसान भाषा में बोलें, क्योंकि थोड़ी-सी हमें जो साइंस या बायोलॉजी है, इसकी पकड़ भी अच्छी है, लेकिन आपको हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं डालेंगे। तो क्या होता है ना कि आप जब व्हीट हो गया, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, जब इसको कंज़्यूम करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज़ का जो फ्लडिंग है, ग्लूकोज़ जो रिलीज़ होता है, ये बड़ा फ़ास्ट होता है। और ग्लूकोज़ एक बैलेंस तरीके से आपकी बॉडी में रिलीज़ होना चाहिए। ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में उतना वर्क भी करना चाहिए। आज के टाइम में जो मशीन का टाइम है, आज का टाइम जो डिजिटल का टाइम है, तो उस टाइम में इस टाइम मॉडर्न एरा में जो फिज़िकल वर्क बहुत कम है। तो अगर आप रोटी गेहूँ का खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ठीक सिंपल जो व्हाइट चावल, तो इसमें आपका ग्लूकोज़ की जो फ्लडिंग है बॉडी से ज़्यादा होती है, और ये नुकसान है। मिलेट्स में क्या होता है कि मिलेट्स में जो ग्लूकोज़ होता है, इसकी फ्लडिंग धीरे-धीरे होती है। तो आपको भूख भी, आप एक बार खाते हैं तो आपको कम से कम 5-6 घंटे बाद भूख लगती है। ये इसमें होता है। आई होप कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं डाला आपको, ठीक है? नहीं तो हम और भी कुछ बायोलॉजिकल कुछ टर्म, कुछ केमिकल टर्म जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं जोड़े। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। तो ये उड़ीसा में खासकर मिलेट्स को लेकर जो प्रमोट करने की बात की जाती है, तो ये जो ट्राइब्स है, ये जो जनजाति है, मिलेट्स को लेकर प्रमोट कर, ये लोग मिलेट्स को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जानबूझ के मतलब इनको प्रमोट करने के लिए बोल रही है। अपने साइड से ये ट्रेडिशनल है, ये पारंपरिक बोल सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ से एक यात्रा निकलता है जिसको बोलते हैं बुर्लंग यात्रा। बुर्लंग यात्रा, और ये यात्रा लिंक किससे है? तो मिलेट से है। हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये चीज़ है, स्टेटमेंट में कुछ ये होगा आपके स्टेटमेंट में कि बुर्लंग यात्रा जो है ना, किससे लिंक है? किस ट्राइब से, या किस टॉपिक से, किस थीम से लिंक है? तो प्रमोटिंग मिलेट्स, या फिर आप बोल सकते हैं ये कोई एक्सरसाइज़ है मिलिट्री का, या फिर ये कोई
जो यात्रा ये कोई मतलब एंसेंट हिस्ट्री में या फिर कोई मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का किसी भी मतलब नेशनलिस्ट का कोई एक यात्रा था, या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखें। ये हो गया। एक आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि कालाहांडी खंडमाल, एक आसान क्वेश्चन ये होगा कि ये जो अभी हाल ही में खबरों में थे, ये अभी किससे लिंक है। ये ऑप्शन आपका ये भी होगा, ये जनजाति का भी नाम होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रिमिटिव सेक्शन। अब ये जनजाति के बारे में बात करें तो ये एक प्रिमिटिव सेक्शन मान, यानी कि एक, इसको हिंदी में बड़ा अजीब बोलते हैं, आदिम बोलते हैं। तो आदिम ये सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और अगर आपने ये नाम सुना होगा, PVTG, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 या 18 में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, 3 स्टेटमेंट उसमें था। और 3 स्टेटमेंट में अगर आपको एक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होता, अभी इसके ट्राइब्स, उसमें स्टेटमेंट कुछ ये था कि पीवीटीसी में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जनजाति जो लोग होते हैं ना, वो ग्रुप्स के नाम कितने नंबर है वो भी लिखे होते हैं। तो अभी इस टाइम में 75 से प्लस है, लेकिन 75 अभी है, अपडेट तो हम ही नहीं देखे, जब हम बड़े तो 75 ही था। और उसमें एक स्टेटमेंट में ये था कि वो 95 है। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये 95 लिखा हुआ था, जो कि ये गलत है। और अगर आप ये गलत कर देते एग्जाम में इस स्टेटमेंट को, एक को, तो आप इस जो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू से सही से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आना ही चाहिए, आप कुछ आपको आ रहा है उसके जरिए आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, सही ऑप्शन को। तो यहाँ पर 75 है, 75 95 तो अभी नहीं है, इतना पक्का है, लेकिन 75 से एक दो मतलब प्लस आप कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए कितना अभी करंट में है, अपडेट थोड़ा मालूम है क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि पीवीटीजी ग्रुप पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी ये पूछ सकते हैं कि ये इससे बिलोंग करते हैं, तो ये आपका विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह होते हैं, किसी को बोलते हैं पीवीटीजी, यानी प्रिमिटिव सॉरी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास में कि ये लोग जो नेचर है, नेचर की पूजा करते हैं, यानी कि नेचर मतलब क्या हुआ, सूर्य हो गया, वाटर हो गया, ये सब की प्लांट्स हो गए, ट्री हो गए, इनकी ये खासकर वर्शिपिंग करती है, पूजा करते हैं ये लोग। एग्रीकल्चर की बात करें तो झूम कल्टीवेशन, जो आप एक इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं, फ्लैश एंड बर्न, मतलब क्या हुआ कि आज खेती कुछ टाइम यहाँ किए, उसको बर्न कर दिए, फिर दूसरे जगह किए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, है ना, यानी कि बोल से झूम खेती वही हुआ आपका। तो ये हर कहीं कहीं आप झूम खेती बोलते हैं, कहीं शिफ्टिंग बोलते हैं, कहीं पर स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, इस तरीके से नाम से जानते हैं। तो ये भी आप इस पॉइंट को भी दिमाग में रखें, इसके लिए बस इतना ही, ठीक है, पीएचडी करने के लिए नहीं, इसके लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है 2000, अभी यहाँ तो टाइम नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या है, भारत के संदर्भ में हल्दी हो और कोई शब्द, ये 2021 का क्वेश्चन है, यस याद आ गया, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन टाइप देखिए, यहाँ पर टर्म है हल्दी हो और कोई शब्द किससे संबंधित है, बस इतना आसान क्वेश्चन था। लेकिन आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप पढ़े होते तभी तो ये बनता ना, नहीं तो आपको मालूम चलता कि ये कुछ कुछ एक डांस का टाइप है, संगीत का कुछ टाइप है, या कुछ पूर्व ऐतिहासिक कुछ गुफा का चित्र है। ये आदिवासी भाषा है, सिंपल सा। ये एक ट्राइबल लैंग्वेजेस है जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपके जो कोटिया, जो आपका कौन ट्राइब्स है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोटिया कौन ट्राइब है, कुछ टीचर्स जो एग्जामिनर है इसके जरिए कहीं ना कहीं कुछ हमें बुरा भला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपके आईईसी के बारे में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के बारे में। और क्या है कॉन्टेक्स्ट, खबरों में क्यों है, खबरों में इसलिए क्योंकि भारत में 2023 से 25 तक के लिए, इस 23 से 25 के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड चेयर जीता है। और ये आपके बेसिकली लंदन बेस्ड है ना, लंदन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके लिए अभी इंडिया को 2023 से 25 तक में यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंसी की जो चेयरमैनशिप है वो अभी इंडिया को दिया गया है, ठीक है। तो हम इनके बारे में जानते हैं, ये क्या करता है, क्या ये बेसिकली इसका काम क्या है। पेपर 2 में कवर होगा क्योंकि आईआर का ये पार्ट होगा, है ना, आईआर पार्ट। मेंस में क्वेश्चन ये नहीं बनेंगे, तो आज बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आज हम लाए हैं तो आपके प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स पे फोकस्ड है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके प्रीलिम्स मेंस में नहीं यूज कर सकते, मेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एज ए फोर्डर पॉइंट कुछ एक दो पॉइंट बस। लेकिन ये कंप्लीटली प्री के लिए डेडिकेटेड है आज की क्लास, बस आज की क्लास, ठीक है। तो क्या है ये, देखिए
ये जो आपका टर्म है आईएसी यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन, इसके बारे में देखिए यहाँ पर दो टर्म है, इसको पहले समझते हैं। दो टर्म यहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रो टेक्निकल है ना। तो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है ना। ये मतलब कि यहाँ कुछ ई की कुछ बात कर रहे हैं ना, जैसे ई आधार, इज सब समथिंग कुछ, और ये यहाँ पर टेक्निकल है, टेक्निकल है ना? दो वर्ड को कंबाइन करके यहाँ पर इलेक्ट्रो टेक्निकल बनाया गया है। अब आप इससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल, टेक्नोलॉजी भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन है, क्या इसको समझते हैं। देखिए ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1906 में बनाया गया था। ये यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इस चीज को पूरा अगर कॉपी कर लेते हैं तो आप गलत नहीं होंगे, आपके इनके आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो जहां से भी क्वेश्चन आए इससे, इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। 1906 में इसे बनाया गया था, एक नॉन प्रॉफिट, आपसे स्टेटमेंट ही पूछा जाता है कि ये आपका एक गवर्नमेंट की बॉडी है या यूएन का पार्ट है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। तो ये आपका नॉन प्रॉफिट, ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट में आपके पास में है कि ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो मानक होते हैं, इनको ये तैयार करता है, ठीक है, और प्रकाशित करता है। क्या इसका मतलब हुआ, देखिए अगर एग्जांपल लेते हैं कि इंटरनेशनल किस तरीके से, तो अगर हम ये बोले इसमें कि जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई ड्रग्स का, ठीक है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेडिसिन का, तो उस मेडिसिन में क्या उसके स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसमें कोई ऐसा तो केमिकल्स तो नहीं है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जो कि हार्मफुल होगा। तो ये सब कुछ जो डेटा है, ये सब कुछ जो स्टैंडर्ड है, ये डिसाइड करता है। ये तो एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक सेकंड। हाँ, और एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज करते हैं कि अगर आप मोबाइल बनाए है ना, कोई मोबाइल कंपनी है, और मोबाइल कंपनी जो है ना अपने मोबाइल पे ऐसे कुछ चिप्स यूज कर रहे हैं, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये कहीं हार्मफुल हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड जारी करेगा कि या आप इसको यूज ना करेंगे, नहीं करना है, करते हैं तो आप इसको फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको फिर कलेक्ट भी करेंगे। तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड ये तैयार करता है, और ये हर एक कंट्री के लिए होता है। अभी इसे इंडिया के पास आया तो इंडिया को फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया भी, आप मालूम है कि लिथियम जो बैटरी है अभी इंडिया मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है। वैसे ताइवान सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग एक कंट्री है। तो ये सब कुछ जो बातें चल रही है ना, तो इसमें इंडिया को हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि 23 से लेकर 25 तक में जो प्रेसिडेंसी है, वाइस प्रेसिडेंसी, अब प्रेसिडेंसी नहीं है फिर भी इसकी पावर बहुत बड़ी होती है, तो ये इंडिया को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। 173 कंट्री है, तो इसमें आप ये मत पूछना कि सर चाइना है कि नहीं है। 173 जब 160 प्लस हो तो ये मान लेना कि चाइना होगा ही होगा, ठीक है। हम क्यों चाइना के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि एक दुश्मन एक दोस्त, ठीक है। अगर हम बोलते चाइना, ठीक है, तो इसको एक पता कर लेना किसी ग्रुप में है कि नहीं है, G20 में हम बात करते हैं है कि नहीं है, या कोई भी ग्रुप हो, G70 की बात करें। और एक पाकिस्तान भी देख लेना, दो दुश्मन कंट्री है। एक यूएसए देख लेना, बस इतना काफी आपके लिए। आपसे इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका आउट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। हेड ऑफिस की बात करें, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये इसके ऑफिस है। स्विट्जरलैंड में सब कुछ क्यों होता है, आप देखेंगे बहुत सारा एडीबी की बात करें या फिर बहुत सारे इस बैंकों की बात करें, जो भी तो ये क्यों हो रहा है उधर, मतलब ये यहीं पे क्यों होता है, यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये भी यहाँ पर आसान होता है। तो इसके लिए लोग यहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो ऑफिस यहाँ पर हो चाहे मतलब कहीं और सेफ जगह पर, तो लोग इसको प्रेफर इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस, आप कहीं सुनते हैं कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ, नहीं सुनते होंगे, ये सेफ जगह है, ठीक है। मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड, SMB, देखिए इसमें ना इसी के अंडर में एक बोर्ड है, और यही बोर्ड है जो कि अ, जो मैनेजमेंट है, खासकर जो मैनेजमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन का, इसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये जो आपके SMB है, स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये तय करने वाला है। तो क्योंकि एक तो बॉडी होगी ना, यस इसके अंडर में एक बॉडी है ये। तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं एपेक्स गवर्नेंस बॉडी है या फिर सर्वोच्च शासन का एक निकाय है, ठीक है। तो इसके बारे में आपके प्रीलिम्स के लिए इतना ही है, मेंस में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। तो
3-4 कर लिया आर्टिकल में लगता है ना? चलिए। मनरेगा के बारे में यानी कि एमजी नरेगा इसको बोलते हैं हम लोग। एमजी नरेगा बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या बोला गया? देखिए, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अभी हाल ही फिलहाल में अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई है, ठीक है? एक कमेटी बिठाई है, वो भी एक आईएएस की अध्यक्षता में। आईएएस का नाम क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में बात करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा। तो उसमें ये बोला गया कि आप अभी ये देखिए कि एमजी नरेगा की एक समीक्षा कीजिए, रिव्यू कीजिए कि इसको लेकर के क्या अपडेट हो सकता है। अभी बेसिक हम बात करेंगे कि एमजी नरेगा क्या होता है, क्या अपडेट हो सकता है और क्या इसमें नया चीज, क्या इसमें पहले जो आउटडेटेड है उसको हटा सकते हैं। यानी पुरानी चीजें, जो चीजें हमें लग रहा है कि सरकार को ये लग रहा है कि मतलब ये पुरानी है और इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको लेकर कुछ बातें की गई है। बस ये कमेटी बनाया गया है। अभी तब ये मजा आएगा, अच्छा लगेगा जब इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी। लेकिन कुछ यहाँ पर बात जो है ना, कॉमन बात करेंगे जो कि पहले की बात है। तो ये तो पैनल बन गया है, कमेटी बनाई गई है। और थोड़ा हम बात करें बेसिक का, तो बेसिक जाने से पहले हम ये बात करेंगे कि इनको बोला गया कि आप जो प्रोग्राम्स हैं एमजी नरेगा, इस प्रोग्राम को आप एसएस कीजिए, यानी कि एसएस यानी कि आकलन कीजिए कि ये जो प्रोग्राम है किस तरीके से काम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग जो हम बोल चुके हैं। थोड़ा हम बेसिक बात कर लेते हैं एमजी नरेगा के बारे में, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसके पहले ही नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में ही ऐसे जो प्रोग्राम है इसको, उसके बारे में बात की गई थी। 1991 की बात कर रहे हैं, जिस टाइम में फर्स्ट टाइम एमजी नरेगा जैसे जो प्रोग्राम है इसके बारे में जिक्र किया गया था। लेकिन फाइनली 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। ये अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हमारे संविधान में एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, छोटा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा है, डीपीएसपी का, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात करता है। तो डीपीएसपी में आपके पास राइट टू वर्क भी है, और राइट टू वर्क तो है ही, उसमें जो वर्क का कंडीशन होना चाहिए वो ह्यूमन होना चाहिए, यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं वो एक इंसानों के काम करने लायक होना चाहिए। डीपीएसपी में तो ये अगर आपका उल्लंघन भी होता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते हैं। लेकिन राइट टू वर्क, देखिए राइट टू वर्क होना, काम करना, ठीक, ये तो होना चाहिए। आप राइट टू नॉट वर्क, यानी कि आप काम नहीं करना चाहते, ये भी आपके पास राइट है। ये भी आपके पास राइट है कि आप काम नहीं करना चाहते तो वो भी आप कीजिए, करना चाहते हो वो भी कीजिए, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन जहां आप काम कर रहे हैं वो जस्ट होना चाहिए। आपको जो फेयर तरीके से आपको बोल सकते हैं ट्रीटमेंट करनी चाहिए, सैलरी वैलरी सब कुछ मिला जुला के बोल सकते हैं, आपका आपके साथ जो एक बिहेवियर है वो जस्ट होना चाहिए। ये टीपीएस से बात करता है। अगर ये नहीं भी होता है तो टीपीएस भी है, आपको मालूम है कि ये नॉन इनफोर्सिबल है ना, पॉलिटी में पढ़े होंगे आप। तो काम का अधिकार तो है, और काम का अधिकार को ही कहीं ना कहीं आगे इस चीज को एमजी नरेगा जो है ना इस चीज के बारे में डील करता है किस तरीके से। क्योंकि आपको एमजी नरेगा जो है ना आपको 100 डेज का जो है ना जॉब गारंटी देती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। और एक चीज बताना चाहते हैं इसमें, ये उनके लिए है जो अनस्किल्ड है, यानी जिनके पास कौशल नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या जिनके पास में कुछ स्किल नहीं है, ये उनके लिए एमजी नरेगा जॉब है। 100 डेज के लिए मिलता है। अभी डेली जो भत्ता है इसका, कोविड के बाद में उस समय था 190 के आसपास था, 80 के आसपास, अभी 210 के आसपास में कुछ किया गया है। यहाँ पर जो बेरोजगारी जो भत्ता है ना, ये क्या होता है ना, सुनिए एक चीज। इसमें आपको, अगर आपको चाहिए कि जॉब चाहिए, आपके पास कुछ काम नहीं है, तो एमजी नरेगा के तहत में आपको काम मिल सकता है। करना क्या है आपको कि एमजी नरेगा में आपको अप्लाई करना है कि हमें काम चाहिए बस, कुछ भी आधार वगैरह कुछ नहीं, शुरुआत में हमें काम चाहिए। काम के बाद हमको कुछ एक आईडी प्रूफ दी जाती है, वो अलग बात है, लेकिन काम चाहिए। और सपोज कीजिए आपको काम वो बोला ये कि मेरे यहाँ यहाँ पर अभी खाली है ही नहीं, ठीक है, सारे वर्कर्स यहाँ फुल हैं, अभी कुछ नया काम नहीं है। अगर ये बोला जाता है तो फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। कैसे, सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि 15 दिन, ठीक है, 15 डेज, अगर आप बोले और 15 दिन के अंदर में आपको अगर काम वो नहीं दिया, लेकिन एक कंडीशन इसमें ये भी है कि 5 किलोमीटर रेडियस में, ठीक है, 5 किलोमीटर रेडियस में अगर आपको वो काम नहीं दिया 15 दिन के अंदर में, तो आपको वो बेरोजगारी भत्ता देने वाला है। कितना होगा ये उतना ही होगा जितना एक पर्सन को डेली वेजेस दे रहा है, 210 रुपए के आसपास। क्या ये फ्री होगा बिना काम के? हाँ, बिना काम की होगा। तो मतलब ये गारंटी जब यहाँ बोल रहे हैं कि काम करने की जो गारंटी है, 100 डेज गारंटी, ये आपको प्रोवाइड करती है। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर कब तक ये मिलने वाला है? ये मिलता है आपको 100 डेज के लिए। तो आप इसका मतलब ये नहीं काम करने के लिए जाए, आप 15 दिन छिपे हुए रहे, वो दे ही देगा आपको कुछ ना काम।
ठीक है, ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक। उसे मालूम है कि बैठा काम कर देने पैसे देने से अच्छा है कि आप उससे काम करवा के दो। तो ये आपके लिए फैसिलिटी है, ठीक है? मतलब ऐसा होता है कि आप काम लेने के लिए गए, नहीं दिया गया, तो आपको पैसे मिलते हैं, सरकार देती है आपको पैसे, ठीक है? तो ये इसमें हो गया, लेकिन आपकी तरह डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको बस एग्जाम्पल एक कोट करना है, इंजीनियर का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मेंस में कोट करते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में, एनसीसी बारे में, आई होप कि स्कूल्स कॉलेजेस में कहीं न कहीं आप लोग भी पार्टिसिपेट किए होंगे इसको लेकर। और इसमें अभी न्यूज़ में क्यों है, ये हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में इसी मंथ 74th जो वर्षगांठ है, इसको हम लोग मना रहे हैं। और 74th एनिवर्सरी बोल सकते हैं, जो कि एनसीसी जो नेशनल कैडेट क्रॉप है, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ से निकल के ये आता है कि मेन फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछे गए भी है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, ठीक है, ऐसी चीज से। तो सबसे पहली बात ये कि ये त्रिसेवा संगठन है। त्रिसेवा मतलब क्या हुआ? ट्राई सर्विस मतलब, अगर आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी आर्मी है, तीनों सेनाएं, ठीक है? तो तीन सेना यानी कि तीनों के लिए यहाँ से एक बेसिक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप आगे चलकर, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप तीनों जो सर्विस है, ठीक है, जल थल जो वायु है, ठीक है, इसमें आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर चीजों को किया जाता है। अब इसमें आपको एक बुनियादी सैनिक प्रशिक्षण बोल सकते हैं, एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी जाती है। थोड़े बहुत छोटे छोटे या हल्के फुल्के हथियार भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एनसीसी जो है ना, इसको सेंट्रल लेवल में भी, ठीक है, और आपके सेंट्रल में, और दूसरी बात यहाँ पर कि स्टेट में, राज्य में भी, दोनों को रेगुलेट किया जाता है। तो एनसीसी की बात करें, जब स्टेट की बात करें, तो स्टेट में आपका जो शिक्षा मंत्रालय है, स्टेट में जो आपका, राज्य में जो शिक्षा मंत्री है, वो एनसीसी को कंट्रोल करती है, वो रेगुलेट करती है। और रक्षा मंत्रालय की आप बात करें, सेंटर का, केंद्र की बात करें, केंद्र की बात करें, तो केंद्र में आपका रक्षा यानी कि होम मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस हो गया, तो डिफेंस आपका इस चीज को कंट्रोल करती है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछ सकती है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो होती है ना, ये सेंटर में भी और आपका जो स्टेट में, दोनों जगह यहाँ पर दोनों को डील करती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर है और यहाँ पर डिफेंस है। तो एजुकेशन डिफेंस ये तो दोनों अलग अलग है ना। तो सेंटर में डिफेंस है और शिक्षा मंत्री आपका स्टेट में है, ठीक है। ये छोटा फैक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। झुकी हुई ट्रेन मतलब टिल्टिंग जो आपका ट्रेन है, हमें लगता है 5-6 हो गया होगा बहुत कम टाइम में। और ये पूरा प्रीलिम्स के ही टॉपिक हम लेके आए थे, ताकि आपका, हम लोग बहुत दिन से मेंस मेंस कर रहे थे, और मेंस जब करते तो बहुत लोग बोर हो जाते हैं यार, मेंस किसी को पसंद ही नहीं है, लिखना किसी को पसंद है, लिखना किसी को पसंद नहीं है, और इसी फायदा उठाते टॉपर्स, तो उन्हें पसंद होता है, तभी वो लोग निकाल भी लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपका जो बोरियतपन है, इसको दूर करने के लिए ओनली प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी आर्टिकल्स लिखा है, क्वेश्चन तो करवाते नहीं हो। तो टिल्टिंग ट्रेन, इसका हिंदी जब सर्च किया तो झुकी हुई ट्रेन आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको लिख दिया। कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारतीय रेलवे के 2026 तक टिल्टिंग ट्रेन शुरू करने की योजना है, इतना ही है। लेकिन ये क्या होता है इसको समझते हैं, इसके पीछे थोड़ा साइंस भी समझते हैं, और इसको जहां तक आपका यूज हो सकता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ पूछ सकते हैं छोटे मोटे करके, मतलब जो चीज हम अभी बताने वाले हैं। देखिए, टिल्टेड ट्रेन का मतलब हो गया कि अगर आपने सफर की होगी कभी ट्रेन से, तो ट्रेन के सफर में कहीं ना कहीं आपका जो एक ट्रैक होता है, वो स्ट्रेट तो होता नहीं, कहीं आप देखते हो कहीं का टिल्ट झुका, मतलब मुड़ा होता है, जो पटरी होता है, जो ये जो ट्रैक होता है ना, ये आपका मुड़ा हुआ भी होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है, आप देखते होंगे बहुत फास्ट नहीं चलती है, बहुत स्पीड चलती नहीं है, आप नोटिस किया हो तो। यहाँ पर ट्रेन स्लो चलती है, क्योंकि इससे मालूम है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, थोड़ा चलते हैं फिजिक्स में, है ना। तो फिजिक्स में क्या होता है ना, कि अगर आप मूव कर रहे हैं इसे, ठीक है, और आपका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फोर्स काम कर रही है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, यानी कि केंद्र से वो फोर्स जो आपको बाहर धक्का देती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन जो सेंटर की तरफ जो आपको अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर देखिए, आप जब यहाँ से टर्न करते हैं, तो ये फोर्स यहाँ से एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो कि आपको
दूर ली जाती है, तो ये आपको बाहर तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है, बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल यहाँ काम नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल ही होता है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये सोचा है कि इसके ऊपर काम किया जाए। तो टिल्टिंग ट्रेन का मतलब ये नहीं कि वो टिल्टिंग मतलब वो झुकी हुई है, झुकी हुई मतलब है, तो झुकी हुई ट्रेन भी यहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से रन करेगी अपने ट्रैक पर और बिल्कुल अपने टाइम पर, और झुकने के बाद भी अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन कर पाएगी, और इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जब भी फोर्स अप्लाई हो, जब भी टिल्टिंग हो और टिल्टिंग साथ में जब स्पीड हो, जब भी झुकी हुई हो और स्पीड हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और इसको कम करने के लिए इंटरनली यानी आंतरिक रूप से जो ट्रेन के अंदर में है, यानी जब वो झुकेगी तो कुछ फोर्स ऐसे भी होंगे जो कि उसको इंटरनल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ऑपोजिट में है। तो इंटरनली यानी आंतरिक रूप से ट्रेन के अंदर में कुछ ऐसे फोर्स को क्रिएट किया जाएगा, और वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अंदर खींचेगा। जब वो अंदर उसको खींचेगा तो कहीं न कहीं जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल वो बैलेंस होगा। जब बैलेंस होगा तो चाहे जितना भी टिल्टिंग क्यों ना, झुकाव क्यों ना, रोड आपका इसको ऐसे हम लोग ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, मेंडरिंग बोलते हैं ना। जब रिवर ऐसे क्रॉस करती है, जब रिवर ऐसे आती है तो उसको मेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है, हमें याद आ गया। सारा दिमाग खिचड़ी पका हुआ है मेरे दिमाग में, मतलब क्योंकि अभी हम ताजा भट्टी से निकले हुए हैं, तो मेरे पास मतलब जैसे आप पूछते होंगे सर आप सारे आर्टिकल्स करवाते हैं, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो जियोग्राफी हो, मतलब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनके पास मेरा मेल है, पर्सनल जो मेल है, तो मेरे पास मेल करते हैं, नंबर नहीं दिए हुए, ठीक है ना, ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत हमें नहीं होगा, दिक्कत आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और मेल आईडी बात है तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है। आप अगर गूगल भी करेंगे तो गूगल मिल जाएगा आपको, मेरा मेल आईडी, बस आपको मेरा नाम याद होना चाहिए, ठीक है, संजीव नायक आपको नाम मेरा याद होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा वहां से भी, ठीक है। तो सारे आर्टिकल्स जो सारे सब्जेक्ट हैं इसके रिगार्डिंग एक अच्छी पकड़ इसलिए भी है क्योंकि अभी भट्टी मतलब कहने मतलब ताज़ी-ताज़ी भट्टी से हम निकले हुए हैं, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देते हुए। तो हमें मालूम है हर सब्जेक्ट की जो पकड़ क्या है ना? इवन के ऑप्शनल, तो हमें हर सब्जेक्ट की जो अच्छी पकड़, इवन की जो बुक्स हमने रेफ़र की है, बहुत सारे लोग पूछते सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कौन-सी बुक पढ़ें? पर्सनली लोग पूछते भी हैं, है ना? लेकिन ये पर्सनल अपना अपना होता है कि हम पर्सनली हम क्या इसको रेफ़र कर रहे हैं। जनरली बहुत लोग कुछ और बोलेंगे, लेकिन सबका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा कुछ अलग होता है और ये हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और इसके ज़रिए कहीं न कहीं हमने 2 बार मेंस को क्वालीफाई भी किया। हमने ज्योग्राफी की हम बात करें, एग्ज़ाम्पल शॉर्ट में बता रहे हैं। अभी तक हमने ज्योग्राफी के लिए शॉर्ट में क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी, बस। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 एंड 12, 3-4 अब 3 बुक आपको मिल जाती है। एक वर्ल्ड वाली, फिजिकल वाली, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। और आप विश्वास नहीं करेंगे उस तीनों बुक का एक-एक पेज, इवन की ज्योग्राफी के एक्सपर्ट फैकल्टी भी आ जाए ना, वो तीनों बुक मेरे दिमाग में इस तरीके से है ना, ज्योग्राफी की हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट, कि मतलब अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट के पास नहीं हुआ। मतलब तारीफ़ नहीं कर रहे, हम बताना चाहते हैं कि उस बुक को इस इतना अच्छे तरीके से रिवाइज़ और रिकॉल किया ना, कि एक बार जब आप किसी बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है। तो कुछ नई चीज़ जानने को तभी मिलेगा, जब वो चीज़ें पहले ऑलरेडी आपके दिमाग में है। तब आप जितना हम ब बार उसको पढ़ते हैं ना, कुछ हमें लगता है कुछ नया चीज़ हमें उसको सीखने को मिल रहा है, एक ही बुक से। आप बोले सर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। जिस दिन ऐसा होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना कि आप यूपीएससी को समझ के पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए। और जब तक आपको ये लग रहा है कि इसको पढ़ लेंगे बस मेरा काम हो जाएगा, तो सोचिए कि अभी तक भी थोड़ा बहुत रट्टा फिक्शन चल रहा है। समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट्स, हर एक कॉन्सेप्ट कैसे आप समझते हैं। तो ये आपका बेसिकली यूपीएससी है। हिस्ट्री में हमने मतलब क्योंकि मेरे पास ये टाइम है, ये टॉपिक्स आई थिंक लास्ट ही था इसलिए हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में हमने अभी तक स्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और क्लास 11 के एंशिएंट हिस्ट्री, वो शुरुआत में पढ़ते थे, लेकिन हम उसको फिर शिफ्ट करके तमिलनाडु बोर्ड की हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर वो हम पढ़े। तमिलनाडु बोर्ड की आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री भी उसकी हम पढ़े। हो गया। अच्छे-अच्छे। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा लेते हैं कि जैसे आप अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर जो ब्रिटिश जो इन्वेजन हुआ यहाँ से, ठीक है? ब्रिटिश आए, फ्रेंच लोग आए, ठीक है? पोर्टुगीज़ वाले आए, ठीक?
आपने ये बस पढ़ा होगा। लेकिन हाँ, आपसे हम पूछ लें कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और इसके आने के बाद में हमारे सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव क्या हुए? हो सकता है कि आप यार ये कोई क्वेश्चन रहा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये क्वेश्चन नहीं रहा, ऐसे क्वेश्चन मेंस पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नहीं है। तो जब मेंस यूपीएससी मेंस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं न कहीं आपका फ़ोकस होना चाहिए। आप सीक्वेंस में याद कर लिए, अच्छा आप जो मेडिवल इंडिया है, मतलब बाबर, आप अकबर करते-करते हुए सब कुछ आप याद कर लिए। लेकिन ये यकीन मानिए कि ये आपको ये फ़ायदा कहाँ करेगा? वन डे एग्ज़ाम के लिए। वन डे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा। अगर आपसे ये पूछे कि अ, गांधी जी का मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी इंडिया में किस तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट किस तरीके से वो इस आग को या इस चिंगारी को आगे बढ़ा के ले गए, किस तरीके से ले गए? या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना, गांधी जी लाने के पीछे और इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव देखे गए? क्या प्रभाव और क्या इसका रेलेवेंट है अभी इस टाइम में? आप फिर सोच में पड़ जाएँगे कि यार ऐसे ये कैसा क्वेश्चन है? तो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे थे, लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत कुछ महीनों से यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। हमें जहाँ तक हमें पढ़ाते-पढ़ाते आपके कमेंट को देखते-देखते हमें एक अंदाज़ा सा हो गया कि आप मेंस के लेवल में फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं, लेकिन फ़ोकस आपका वहाँ पर नहीं है, ठीक है? फ़ोकस आपका वहाँ पर नहीं है, ठीक? तो ये आर्टिकल ये रहा यहाँ पर। एक नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत सारे क्वेश्चन्स ये भी आते हैं, जैसे एथिक्स के बारे में कुछ बताइए। एथिक्स के बारे में ये है पॉइंट कि आपको यकीन मानिए, अगर एक स्टडी आपको हम ये बताते हैं कि एथिक्स को लेकर पेपर 4 को लेकर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, केस स्टडी को लेकर कुछ केस स्टडी हमने भी करवाया और एक करवाने के बाद में बिल्कुल बैन हो गया, ठीक है? आपकी साइड से नहीं, कहीं और से। तो आप केस स्टडी कर लेते हैं और जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है, वो आप कर लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चंस ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इसके आपको ऊपर नहीं जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट 4 से 5 पढ़ने की आप जो थ्योरी वाला जो पार्ट होता है कि हैप्पीनेस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, काइंडनेस क्या होती है, सिम्पैथी, एम्पैथी इसमें डिफरेंस क्या होता है, बस इतना काफ़ी होता है आपके लिए, ठीक है? चलिए आप ही के लिए समग्र एनसीईआरटी जो कि अभी इस टाइम में जो अच्छा ये आपकी डेट यस ये आप ही के लिए और अभी जो इसमें ऑफर अवेलेबल है 50% का है, आईस 50 आपको अप्लाई करना पड़ता है इसमें और 2999 में चीजें आपको अवेल हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो क्लासेस लाइव क्लासेस 600 प्लस आवर्स, ठीक है? वर्क बुक भी है, पीवाईक्यू भी है, इसमें रेगुलर टेस्ट भी है, टॉपिक्स लिंक भी है करंट अफेयर्स के साथ में, ठीक है? ऑफलाइन कम रेजिडेंशियल आपकी जो बैच है यानी कि आपका गुरुकुल का ये ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि सिंपल बोर्डिंग स्कूल की तरह जो आप हॉस्टल में पढ़ते हैं ना उस तरीके से, लेकिन ये यूपीएससी के लिए सेलेक्टेड बच्चे ही यहाँ पर आएंगे तो जो थोड़ा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो ये उनके लिए आप यूपीएससी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस या बीपीएससी ये सबके लिए। और ये तो चलिए डेट इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपका डेट तो चला गया। एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से, टाइप कीजिए एग्जामपुर, आपके पास एक इंटरफेस आएगा, वो होगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेड का। इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, अपने नाम को रजिस्टर कीजिए और इस तरीके से सारे फीचर जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस इसमें आपका मिल जाएगा, फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया टेस्ट हो गया, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, जॉब सेलेक्ट, ये आपके यहाँ मिल जाते हैं। फिर भी कुछ डाउट होता है मन में, कुछ क्वेरीज है तो आप इसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और कभी कॉल नहीं लगता है, कहीं बिजी आता है, तो इसके लिए आप व्हाट्सअप जो नंबर है नीचे वाला, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है? तो क्लास कैसा लगा, सही लगा, खराब लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिए ऑफलाइन कमेंट में। बैड फीडबैक, गुड फीडबैक दोनों भी दे सकते हैं आप, है ना? और क्लास के रिगार्डिंग, क्योंकि आप 1 घंटा क्लास एफर्ट जो हम लगाए उसके बदले आप थैंक यू अगर नहीं लिखना चाहते हैं, तो कुछ बैड तो लिख सकते हैं ना, बैड में 3 वर्ड लगता है, 3 लेटर लगता है। तो आप फीडबैक दीजिए और फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, बैड हो चाहे गुड हो, है ना? दोनों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।